करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अमीटर। अमीटर क्या चीज होता है, कोई बताएगा व्हाट इज अमीटर? Sir, a device used to measure current. एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिवाइस, डिवाइस which is used to measure current इन द सर्किट। अच्छा, दूसरा, इसको हम सर्किट में जो लगाते हैं वो यूज कैसे करते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो अभी के लिए बस आप बता दो, आपको भी पता नहीं है कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, क्योंकि मैंने नहीं बताया। अगर किसी को पहले से पता है तो आप कर सकते हैं आज, हालांकि आज हमारा डिस्कशन उस चीज पे होगा। तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अरेंज्ड इन सीरीज। सर्किट में कैसे में लगाएंगे इसको? हम सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आप डायग्राम से देख सकते हो कि आपके पास कोई भी सर्किट होगा तो उसमें एक रजिस्टर होगा। ये क्या है? रजिस्टर। आर मतलब रजिस्टर, इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है, रजिस्टर। ठीक है, वैसे समझना चाहो, विच अपोज फ्लो ऑफ करंट। तो आप इतने बात तो समझ गए होंगे कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, कोई दोस्त आपका उस काम करने को रोक रहा है, तो वो आपके एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब वो दोस्त या आपके कोई घर वाले हो सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ड्रीम है, आप नेशनल चैंपियन बनना चाहते हैं बॉक्सिंग में, लेकिन घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको रोक रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान वहां से हट जाए। तो वो आपके लिए रजिस्टर हो गए, क्योंकि वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, आपको करने से रोक रहे हैं। तो रजिस्टर का काम यही होता है, सर्किट में करंट को फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो और रजिस्टर एक ऐसी चीज है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो, रजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते हो। आप कितने भी घोड़े खोल लेना, रजिस्टेंस खत्म नहीं होगी आपसे। क्यों नहीं होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि रजिस्टेंस आता क्यों है, रजिस्टेंस का कॉज क्या है, रजिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे। जब आपको ये बातें पता चलेंगी तो आप ये कह देंगे सर हम इसको खत्म नहीं कर सकते, बस इसको मिनिमाइज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर मुझे कहीं हाई रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा लूंगा, और मुझे कहीं लो रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है तो मैं रेजिस्टेंस को घटा लूंगा। अब आप कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस तो अभी तो कह रहे हो फ्लो कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो को, फिर आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसे बढ़ा लेंगे। तो हमें तो ऐसी कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं कि जहां पर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मेरा जवाब आप लोगों को ये है, आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पढ़ा होगा, पढ़ा है हाँ या ना? क्विक क्विक रिप्लाई दीजिए सभी लोग। सर पढ़ा। तो अब वो जो फ्रिक्शन है, वो आप क्या हमेशा फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हो? क्योंकि फ्रिक्शन तो एक अपोजिंग फोर्स होता है, तो पता है ना आपने। तो आप हमेशा फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हो क्या, या कभी बढ़ाने की भी कोशिश करते हो, यार यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो मेरा काम बन जाए? बताओ जरा, जल्दी एग्जांपल दो मेरे को, कहाँ हम फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, कहाँ हम घटाते हैं, या हमेशा ही घटाते हैं, या हमेशा ही बढ़ाते हैं? कोई जल्दी सोच के एग्जांपल दो यार, इतना टाइम नहीं। फ्रिक्शन, साइकिल का ब्रेक, साइकिल में ब्रेक लगाना सर। हाँ, साइकिल में ब्रेक लगाना, तो वहां फ्रिक्शन आप क्या चाहते हो कि पहिए और रबड़ के टायर के बीच में जो ब्रेक लगा रहे हो वहां फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो साइकिल जल्दी रुक जाएगी ना। यस सर। और वहीं अगर वही फ्रिक्शन साइकिल की जो ग्रीसिंग कराते हो ना, आप सर्विस पे गई है जो साइकिल आपकी, कहते हो उसमें ऑयलमेंट कराते हो, ग्रीस लगवाते हो, और जो बॉयल्स है उनको बदलते हो, वो किस लिए बदलते हो कि फ्रिक्शन कम हो जाए। क्यों? वो फ्रिक्शन कम होगा तो जब पैडल से आप पहिया चलाओगे तो साइकिल जो है वो स्मूथ चलेगी रादर देन हार्ड। तो आप एक ही साइकिल में दो जगह, एक जगह फ्रिक्शन बढ़ाना चाहते हो, एक जगह फ्रिक्शन घटाना चाहते हो, समझा नहीं है? तो ऐसे ही जो रजिस्टर है, यूज के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर बढ़ाना चाहते हैं, घटाना भी चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। घर में पहले तो वो तो पीले वाले इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर आते थे। डिपेंड करता है वो। हाँ, पीले वाले बल्ब आते थे घर में, आपको याद होगा 100 वाट का सूर्य का प्रकाश के बल्ब आते थे, आते अभी भी है बट लोग कम लगाते हैं। एक उस बल्ब को ले लो, और एक घर में आपका जो हीटर रखा होता है ना, हीटर, एक उसे ले लो। पता है दोनों के अंदर रेजिस्टर है, बल्ब के अंदर लो रेजिस्टेंस है और हीटर के अंदर हाई रेजिस्टेंस है, जरूरत के हिसाब से। यानी कि जब हमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए होगा, गर्मी चाहिए होगी, तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। और जब हमें हीटिंग इफेक्ट कम चाहिए होगा, हमें ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए होगा कि भाई ये लाइट ज्यादा दे, गर्म कम हो, तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को घटा देंगे। तो जरूरत के हिसाब से रहेगा, इसीलिए। बट ये 100% ट्रुथ बात है, रजिस्टर मतलब विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये कम हो या ज्यादा हो, इसका दोनों ही सेम में एक करेक्टर रहता है। क्या करेक्टर रहता है? अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है जी?
Yes, sir. Yes, अब ये sir. जो सर्किट मैंने बनाया है, सर्किट में कुछ नहीं होता, बेसिक सी चीजें होती है। देखो, एक बैटरी होगी जो वोल्टेज दे रही होगी, एक रजिस्टर होगा जिसका काम अपोज करना है, और ये रजिस्टर सिंपल एक बल्ब हो सकता है, एक वॉशिंग मशीन हो सकती है, ये जो इतना मैंने हिस्सा बनाया है, या आपके घर का पंखा हो सकता है। हर चीज के पास रजिस्टर होता है, तो हम उसको आर लिख देते हैं रादर देन कोई इक्विपमेंट का नाम लिखे। उसके बराबर में गोला सा बनाया है, इस गोले के अंदर जैसे ही आप ए लिख दोगे, ए, ये क्या हो गया? Ammeter. अमीटर। अब रजिस्टर का हाथ पकड़ के ही अमीटर लगा हुआ है, देखो रजिस्टर का हाथ, अमीटर का हाथ ऐसे लगे हुए हैं। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे ब्रीफली, फिलहाल मैंने शॉर्ट नोटिस पे मैंने तुम्हें इतना सब समझा दिया। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास डिवाइस थी वो थी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के बारे में आप क्या जानते हो? A device which बताइए is जरा। used to measure volt. Measure the volt. एग्जैक्टली, यूज टू द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल जब भी कहोगे जब दोनों में से एक टर्मिनल जीरो हो, जैसे बैटरी होती है। ठीक है, तो अभी डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लो, अब ध्यान समझ लें, जिन बच्चों को कल समझ में नहीं आया था, ये ए, ये बी, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। वी कॉल अ 10 वोल्ट बैटरी, अ 10 वोल्ट बैटरी। अब यहां पे लिखेंगे व्हाट सिंपली मीन ऑफ अ 10 वोल्ट बैटरी। अ 10 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि 10 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है। तो हम जनरली क्या लेके चलते हैं, ध्यान से देखना, नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसका 10 वोल्ट का होगा। क्या समझे? कि अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। और दोनों टर्मिनल, यानी कि एक जो टर्मिनल बोल रहे हैं ना, इसका मतलब इसकी बात हो रही है, ए पे कितना वोल्ट है 10 और बी पे कितना वोल्ट है 0। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चा? ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस? 10. तो इसका मतलब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बैटरी लगी है वो 10 वोल्ट की है। सिंपली अगर कोई कहे कि ए पे 12 वोल्ट है और बी पे 2 वोल्ट है, अब बताओ कितने वोल्ट की बैटरी है? 10. अभी भी 10 10. वोल्ट की बैटरी है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एक जगह 10 है और दूसरी जगह 0 है ना? अगर यहां पर 11 वोल्ट है और यहां -1 वोल्ट है दस. तो वो भी 10 वोल्ट की बैटरी है। तो बस यही समझाना था मेरे को कल जो मैंने डिस्कशन किया कि भैया देखो, एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 हो सकता है कब? जब एक पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो? 0। तो आपको मैंने कल गला चीख चीख के परसों की क्लास में एक बात बताई थी कि हम किसी पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज 0 एट इंफिनिटी, तो जब दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को मैं इंफिनिटी टेंड करूंगा तो वहां पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो जो भी पोटेंशियल पी पॉइंट पे होगा वही मेरा पोटेंशियल होगा, है ना? आप यहां देख सकते हो इस वाले डायग्राम में क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू द अदर। बट हमने फिर एक बात लिखी थी कि पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन अ कंडीशन बेस्ड। लिखी होगी नहीं वाली बात कि कंडीशन बेस्ड होता है ये डिफाइन। कंडीशन क्या लिखी थी कि अगर दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमने वाली बात जरूर मेंशन की होगी कहीं ना कहीं। देख लेते हैं जरा कहाँ मेंशन की थी हमने। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे तो हमने लिखा होगा कि ये कंडीशन बेस्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पोटेंशियल किधर पढ़ा था हमने? देखो जरा कहाँ लिखा हुआ है। मिला कहीं? No, sir. लास्ट क्लास की फाइल सेव नहीं हुई थी क्या?
अच्छा मैंने यहाँ पर वो वैसे बोल दिया था आपको, देखो यहाँ लिखा था कि वी वांट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फिर हमने लिखा कि जो डेल्टा वी है उसको मैं वीपी माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा, और जब मुझे एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल किस पे आ जाएगा, वो पी पे आ जाएगा। ठीक है, ये वही वाला केस हो गया जो हम बैटरी का डिस्कशन कर रहे हैं कि एक बैटरी का पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट, यही वोल्ट भी हो जाएगा और डिफरेंस भी हो जाएगा अगर एक टर्म का पोटेंशियल क्या हो गया 0, क्योंकि 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा 10। तो 10 आपका पोटेंशियल डिफरेंस और 0 का डिफरेंस हो गया, और ये वोल्टेज हो गया एक्चुअली। तो 12 और 2 का भी डिफरेंस 10 आएगा, 11 और माइनस 1 का डिफरेंस भी क्या आएगा 10 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। हाँ, तो 11 और बेटा +1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे ना। अगर आपने 11 -1 कर दिया तो 12 हो जाएगा ना, तो गलत हो गया। 11 माइनस +1 करोगे तो 10 आएगा, 12 में से 2 माइनस करोगे तो भी 10 आएगा। हाँ, 8 में से -2 करोगे तब 10 आएगा। यानी कि अगर इधर 8 वोल्ट होते और इधर -2 वोल्ट होते तब भी तो डिफरेंस ए और बी का क्या आता, 10 वोल्ट आता, नहीं आता? ये मतलब कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो आप लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये मतलब होता है सिंपली किसका, 10 वोल्ट बैटरी का। कि भाई बैटरी है, अब जैसे ये वाली बैटरी है, देखो ये वाली बैटरी है, तो इसका एक टर्मिनल इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, तो ये आपने कोई भी पॉइंट लेट कर लिया, एक्स वाई लेट कर लिए, और अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट एक्स माइनस पोटेंशियल एट वाई किसके बराबर होगा, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। ये मतलब होता है एक बैटरी के पोटेंशियल का। यानी मैंने आपको एक सिंपलीफाई कर दिया। आपको कहीं भी दुनिया जहां में कहीं भी कोई बैटरी दिखाई दे किसी सर्किट में, तो आपका दिमाग क्या काम करेगा, आपका दिमाग ये काम करेगा कि भैया ये बैटरी का ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, जहां तक रजिस्टर नहीं है, देखो इस रास्ते में रजिस्टर नहीं है, यहाँ भी रजिस्टर नहीं है, यहाँ भी रजिस्टर नहीं है, यहाँ जाके रजिस्टर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर ये एक्स है तो एक्स पोटेंशियल यहाँ भी होगा। यहाँ कोई रास्ते में रजिस्टर है, नहीं है, नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, ये वाई हो गया। यानी कि ये जो पोटेंशियल V है, ये इस वाले वायर के क्रॉस भी V होगा और इनके पास भी V होगा। यही चीजें आज आपको सीखनी है, इन्हीं पे आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए आज की डेट में। इनके क्रॉस भी पोटेंशियल निकालोगे ना यहाँ पर, तो वो भी कितना आएगा, V ही आएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है पोटेंशियल के बारे में? तो हम एक डायग्राम बना के थोड़ा समझ लेते हैं कि पोटेंशियल का और एक्चुअली हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक, ये सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है R, और ये एक आपके पास एक बैटरी। तो आप वोल्ट मीटर को, जैसे अमीटर को आपने सीरीज में लगाया था, तो वोल्ट मीटर को आप किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो आर डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अरेंज्ड इन पैरेलल। ठीक है, किसमें लगाया हमने, पैरेलल। तो रजिस्टर के एक हाथ से एक एंड लगा हुआ है, रजिस्टर के दूसरे हाथ से वोल्ट मीटर का दूसरा हैंड कनेक्टेड है, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये सब सीखना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एंड टू एंड कनेक्शन होता है कंटिन्यू। इस वाले हाथ का पता नहीं, इस वाले हाथ का पता नहीं, बट ये दोनों हाथ आपस में मिले हुए हैं, तो इसको हम बोल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम इसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में, और उसको कैसे यूज करते हैं मीटर को, सीरीज में। क्या यहां तक की बातों में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अमीटर और वोल्ट मीटर हमने समझ लिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको किसी सर्किट में पोटेंशियल भी पता लगाना है, सर्किट में करंट भी पता लगाना है, तो आपका दिमाग में आएगा तो क्या हम रजिस्टर के साथ अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों यूज कर सकते हैं? और हमारा आंसर होगा बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। ये लगा दिया वोल्ट मीटर और ये लगा दिया अमीटर। अब बच्चे के दिमाग में आएगा क्या इन दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर सकते हैं कि यहाँ अमीटर लगा दें, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें? तो जवाब होगा हाँ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने गलत कर दिया, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? उसके लिए आपको दो स्टेटमेंट हम सिखाएंगे जो कि आगे यूज होने वाले हैं, अभी जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ोगे आप। लेकिन उससे पहले रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लेते, उससे पहले ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। वो ये कि सीरीज में करंट सेम रहता है। याद करो क्या बोला मैंने, सीरीज में करंट
क्या रहता है? सेम। सेम। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज। तो देखो, अमीटर का काम है मैक्सिमम करंट मेजर करके देना। अब एक चीज बताओ, अगर इसको हमने पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल में तो खुद ही करंट डिवाइड होके पहुंच रहा है, तो क्या सर्किट का टोटल करंट बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। भाई इसको ऐसे समझ लो कि ऐसे करके हाईवे था और यहाँ पर पुलिस अपना चेकिंग कर रही है, ठीक है जी, इधर से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। अब क्या हुआ, यहां से एक ऐसे रास्ता था, ऐसे करके निकल जाता है वो। तो अब इस चेकिंग करने का कोई फायदा है? क्योंकि जो पब्लिक है जिसको भागना है, जो जिस बैरिकेडिंग से भागना है, तो वो यहाँ से रास्ता पकड़े ऐसे करके निकल जाएगा, वो निकल नहीं निकल जाएगा। और अगर इन्होंने यही बैरिकेडिंग यहाँ खड़ी कर ली, तो उसको इसी से पास होना पड़ेगा। तो जो करंट की मैं बात कर रहा हूँ कि करंट को अगर दूसरा रास्ता दिख जाए तो उसमें भी डिवाइड हो जाता है वैसे। इधर से साधारण पब्लिक जा रही होगी, उधर से वो करंट जा रहा होगा, यानी वो पब्लिक जा रही होगी जिसको पुलिस से बच के निकलना है। तो इस पुलिस को, क्या ये पुलिस ये कह सकती है कि दावे के साथ, जी हमने तो एक एक आदमी की चेकिंग की यहां से जो निकल के गया? भाई नहीं की तूने, क्योंकि नो तूने एक रास्ता पीछे छोड़ दिया। यानी कि ये वो वाली बात हो जाएगी कि अगर मैं अमीटर को यहाँ यूज कर लेता हूँ और करंट ऐसे करके जा रहा है, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर निकल गया। तो भैया इस अमीटर ने सिर्फ ये वाला करंट ही तो मीजर किया, इस वाले सर्किट में कितना करंट है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये अमीटर सिर्फ यस इस वाली सर। ब्रांच के करंट को मीजर करेगा, जो करंट ऊपर होकर निकल गया उसने तो उसको मीजर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच। जैसे घरों में सीढ़ी होती है ना, नसेनी चढ़ने वाली जो होती है, छत पे लगा लेते हैं, देखिए ना, ऐसे पैर रख रख के चढ़ जाते हो ऊपर की तरफ। वहां कोचिंग पे भी आपने रखी हुई यस देखी सर। होगी एक लकड़ी की वाली जो है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या सिखाया आपको? करंट विल डिवाइडेड इन parallel combination and same in series combination। तो जितने भी रजिस्टर या अप्लायंसेज आपके सीरीज में लगे हुए होंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके पास क्या हो जाएगा? बराबर बराबर चला जाएगा। लेकिन एक भी रजिस्टर पैरेलल में चला गया तो वही क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। और करंट जैसी डिवाइड हुआ तो फिर आप कह सकते हो कि जी जो करंट जो जा रहा है यही सारा का सारा है। नहीं भैया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल will divided in series combination। कोई एक याद कर लेना, दूसरा उसका उल्टा हो गया है ना। एंड सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है जी? बताओ याद होगा नहीं हुआ? इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर नो सर। नो सर। ये याद करने कुछ पॉइंट्स को आप याद कर लो। यकीन मानो, जैसे आपने सेंटेंस और एक्टिव पैसे पढ़ने के लिए एबीसीडी याद की थी, जो चीजें बता रहा हूं ना, याद कर लो। पूरा चैप्टर उंगलियों पे लिखा दूंगा, वरना बच्चों को समझ नहीं आता है चैप्टर, तो तोड़ जाते हैं बच्चों के। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए दोनों? यस सर। यस पॉइंट सर। टू बी मेमोराइज। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, क्या हम मीटर को और वोल्ट मीटर को सर्किट में एक साथ यूज कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या था जी? हाँ या ना? कर सकते हाँ। हैं। कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को किस में यूज करोगे? पैरेलल में, पैरेलल ऑफ द सर्किट। एंड अमीटर को यूज करेंगे सीरीज किसके साथ? रजिस्टर के साथ। क्लियर है? सर एक ही पूछनी थी, पूछो, जल्दी पूछो। जैसे करंट सर जा रहा है तो सर हाँ, वोल्ट मीटर आया, उधर भी तो करंट जाएगा फिर? नहीं जाएगा। वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे यहाँ जो वोल्ट जो हमने मीटर लगाया है ना, हम ये मान के चलते था आइडियल वोल्ट मीटर। तो आपके सामने एक आगे चल के क्वेश्चन आएगा, आइडियल अमीटर, है ना, और एक वर्ड आएगा आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, आइडियल अमीटर के पास जीरो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। और आइडियल वोल्ट मीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है,
तो इससे अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ता है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है करंट वहां कम जाता है। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ज़्यादा होता वहां करंट कम जाता है। ये कम जाएगा। स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया था ओम्स लॉ ने। किसने दिया? ओम्स ओम्स लॉ। लॉ। Ohm's law. सुना होगा इस चैप्टर में ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर एक सर्किट के लिए आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया, एक ब्रांच के लिए आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया, एक ब्रांच पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उस ब्रांच में करंट उतना ही कम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर। Yes. अब अगर आपने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का ले लिया और कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस जो कि होगा इसका ले लिया, तो भैया जब ये करंट यहां आएगा, तो मैंने क्या बताया, अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हैं या इसकी, तो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंपैरेटिवली उसमें करंट क्या जाएगा? कम। हमने तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ले ली, तो इसका मतलब जीरो करंट जाना चाहिए ना यहां पर। क्या कहते हो? यस सर। है ना? लेकिन ये आइडियल कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने। अगेन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर करंट जाएगा, तो मैं उस पर कहूंगा हाँ भैया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखो या जीरो रेजिस्टेंस रखो। तो इसमें प्रैक्टिकली जो वर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकली जो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस, और दूसरा वर्ड क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। तो देखो लो हो या हाई हो तो रेजिस्टेंस तो होगी ना। अब आप कहेंगे तो फिर सर हम जब टेक्निकली ये चीज होती है तो हम इसको आइडियली क्यों लेके चलते हैं? कि भैया आपके सिलेबस में चीजों को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये लेके चलेंगे कि हमारे पास आइडियल अमीटर है और आइडियल वोल्ट मीटर है। तो जो सिनेरियो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्टेम डायग्राम में, तो आपकी इस वाली ब्रांच में करंट कितना आएगा? जीरो। जीरो। क्लियर है? यस सर। अगर क्वेश्चन में कहा वोल्ट मीटर हैव रेजिस्टेंस, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर हैव रेजिस्टेंस, तो क्या आंसर आई की वैल्यू जीरो आएगी? नहीं आएगी। नो सर। बस समझ गए? अब धीरे धीरे सब सिखा देंगे, पॉइंट्स याद रखना। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, वाइल्ड टॉपिक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो इसलिए धीमे धीमे बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए जब तक ये चैप्टर चले आप सबको सारी क्लास करना बहुत जरूरी है। तो अभी उसके बाद बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसके अकॉर्डिंग इसने एक ग्राफ प्लॉट किया। क्या किया मैं आपको बताता हूं। इसने एक बैटरी ली, बैटरी मान लो 10 वोल्ट की ली, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसने कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू ली होगी, ओके? इसने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली मान लो पहले 1 ओम, समझ गए? तो जब इसने रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम ली, तो उसने एक चीज देखा। क्या देखा? कि रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है, और इसने रीडिंग लिखना शुरू किया कि मैंने सर्किट में वोल्टेज कितने रखे? 10। कितने रखे? 10। और रेजिस्टेंस कितना रखा? 1। तो इन वोल्ट मीटर और अमीटर की हेल्प से इसने ना दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की। वोल्ट मीटर की हेल्प से, देखो वोल्ट मीटर बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर तो वो रीडिंग बताएगा जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस आ रही है। देखो जरा, अगर ये 10 है, ये 10 है और ये 0 है, देखो 0 यहाँ पहुंच गया और 10 यहाँ पहुंच गया, तो वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 10, और 0 का डिफरेंस कितना आएगा? 10। तो वोल्ट मीटर अपने आप ही रीडिंग क्या बताएगा कि 10 है सर्किट में वोल्टेज, और इस 10 वोल्ट की वजह से सर्किट में करंट होगा जो कि आने लग रहा था 10 एम्पियर। क्लियर है? ये कैसे आया मैं आगे बताऊंगा, मेरे को पता है तो मैं भी लिख दे रहा हूं बस। फिर क्या हुआ, इसका दिमाग घूमा, इसने क्या किया, यार एक काम करता हूं मैं, क्या करता हूं, करंट को ले लेता हूं, इसका पोटेंशियल को ले लेता हूं मैं 11 वोल्ट सर्किट में। उसने इस बैटरी को 10 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया और कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? 11 वोल्ट की। उसने देखा सर्किट में करंट भी 11 एम्पियर हो गया, यानी अमीटर जो हमारा 11 एम्पियर रीड कर रहा था। अच्छा फिर अच्छा एक काम करता हूँ, 12 वोल्ट लगा देता हूँ। जब 12 वोल्ट लगाया तो सर्किट में 12 एम्पियर करंट हो गया। उसने कहा चल भाई 15 वोल्ट लगा लेता हूँ, तो करंट भी 15 एम्पियर हो गया। उसने कहा मैं 20 वोल्ट लगा लेता हूँ, तो करंट भी 20 एम्पियर आने लगा। तो अब ऐसी जगह पर अगर आप होगे, तुम बैठे होगे और इन सारे डाटा को यूज करोगे, इधर वोल्टेज, इधर करंट,
और पॉइंट्स को मार्क करने लगोगे कि जी 10 एम्पियर करंट 10 वोल्टेज, तो मैथमेटिक्स कहती है एक पॉइंट ये रहा। फिर आप कहोगे जी 11 वोल्ट 11 करंट, तो एक पॉइंट टेक्निकली कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जब ग्राफ के सारे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और फिर पॉइंट्स को मिला के आप एक लाइन कि भाई ऐसी ग्राफ प्लॉट करते हैं। कोई और तरीका ग्राफ प्लॉट करने का मैथमेटिक्स में भी, अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल है आपके पास, ऐसी है ना। तो यहां से उन्होंने देखा यार ये जो लाइन आ रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है और कांस्टेंट लाइन आ रही है। और इसका मतलब 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, या मेरी क्लास में जो बच्चा 9th क्लास में बैठा होगा तो मैंने उसको ग्राफ पढ़ाए होंगे। अतुल, ग्राफ याद है? यस सर। तो इस केस में जब ये ग्राफ आया करता था तो 9th क्लास में बताते कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई, ये मतलब होता है इसका। प्रोपोर्शनलिटी मतलब दोस्त। कि मेहुल ने पूछा, सिद्धांत ने पूछा अपने दोस्त से कि भाई तू ट्रिप पे चलेगा, स्कूल वाले ट्रिप लेके जा रहे हैं, तो वो बदले में पूछता है तू चलेगा? सिद्धांत कहता हाँ मैं चलूंगा, तो कहता चल मैं भी चल रहा हूं। तो ये तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन। लेकिन अगर वही ये सिद्धांत अपने दोस्त से पूछता है, एक एक्स दोस्त है इसके पास, भाई ट्रिप जा रही है चलेगा? तो वो एक्स दोस्त कहता है किसी वाई लड़के के बारे में, तीसरे लड़के के बारे में, क्या वो भी जा रहा है ट्रिप पे? उसने कहा हाँ भाई वाई भी जा रहा है, तो कहता मैं नहीं जा रहा। यानी कि वो हो गया 36 का आंकड़ा, वो हो जाता है इनवर्सली का रिलेशन। क्लियर हुआ? ये तो पढ़े होंगे, तो चीजें बेसिक सी चीज है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। यस। प्रोपोर्शनलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। और जब ओम्स साहब ने ये स्टडी की, ओम्स ने क्या पाया कि अगर मैंने वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया कुछ वैल्यूज को लेके, और जैसे जैसे मैं एक वैल्यू को बढ़ा रहा था तो करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी, तो डायरेक्टली का रिलेशन हो गया। यानी उसने अगर ऐसे नहीं बढ़ रही थी, उसने अगर कम किया तो कम भी हो गई, यानी वो साथ साथ चल रही थी। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट एक दूसरे के दोस्त की तरह एक्ट कर रहे हैं। तू भी 10 से 11 हो गया, चल मैं भी हो जाता हूँ, तू 12 हो गया, चल मैं भी हो जाता हूँ। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन। और जब आप इस और यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था, यही ओम्स लॉ है और कुछ नहीं। ओम्स लॉ कोई हुआ नहीं है जो डरने की जरूरत। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो हमेशा आपको पता है कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो आर क्या है यहां पर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अब जो मेरी बात थी आप उसको भी चेक कर लें। क्या बात थी जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर सर्किट किसी पर्टिकुलर ब्रांच के वोल्टेज कांस्टेंट है, मान लो इस ब्रांच के वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अगर V कांस्टेंट हो गए तो जिसका करंट ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको कि जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा मैं आपको दो वेरिएबल देता हूं, बट दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई 12 आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी? पर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही आएगा। तो आप कहेंगे सर एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती। तो मैंने कहा अच्छा चलो पेयर बताना शुरू करो। तो आपने कहा अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। सही है गलत? सही। अगर x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 6 हो अगर x जाएगी। की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो y की वैल्यू 3। सिमिलरली 6 इंटू 2 सिमिलरली 12 इंटू 12। 1। अब जरा समझो इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 6 12, ये वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो भैया ये बढ़ 100% रही है। घट रही होगी, ये 100% घट रही होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कांस्टेंट। ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे थे, जो आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए आप बात कर रहे हो जिसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, जैसे ये पोटेंशियल अगर V है तो इसके पास भी पोटेंशियल क्या है? V। क्यों है? यहां पे एक बात लिखी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल, क्या लिखा आपने? पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी सेम। देखो ये लिखा ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या बताई थी मैंने? सीढ़ी, लैडर। तो पहली सीढ़ी का लैडर ये हो गया, दूसरा लैडर का जो बोलते हैं ना डंडी,
एक, फिर इसके ऊपर 2, ऐसे अगर और लगे हुए ऐसे करके सब क्या कहे जाएंगे? पैरेलल कहे जाएंगे, नहीं कहे जाएंगे? तो यस सबके सर। पास पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और जब सबके पास पोटेंशियल सेम होगा तो जिसका करंट ज्यादा है उस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। कम। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? V आएगा, नहीं आएगा? यही समझा रहे थे आपको थोड़ी देर पहले। तो अब यहां समझ सकते हो कि आइडियली वोल्टमीटर अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गई, क्या हो गई? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, यानी इसके पास अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो इसके पास करंट कितना होगा बेटा? 0, मतलब करंट अब 0 होगा। 0 हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल गया जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन चुभ रहा था कि जब करंट आएगा तो इधर भी जा सकता है ना? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हमारे पास कौन है? आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल वर्ड कहीं भी लग जाए। लेकिन हमें तो पढ़ाई करनी है ना, हम तो खाली पढ़ाई एजम्पशन करके कर लेते हैं कि जी हमारे पास मान के चल लो आइडियल वोल्टमीटर। मानने में तो कोई टैक्स लगता नहीं, मान लिया कि आइडियल वोल्टमीटर है। अब आइडियल वोल्टमीटर है तो हाई रेजिस्टेंस है तो कुछ भी करंट गया ही नहीं, तो जो भी करंट गया वो कहाँ गया? फिर ऐसे निकलेगा ना, क्यों जी? ऐसे आएगा। और जब सारा का सारा करंट ऐसे आएगा तो अमीटर से पास करेगा, नहीं करेगा? और जब अमीटर से पास करेगा, जब अमीटर से पास करेगा तो अब ये अमीटर, टू बी ऑनेस्ट बताना, अब ये अमीटर सर्किट का टोटल करंट बता रहा है या सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच का करंट बता रहा है? बताओ जरा क्विक। तो पूरा बता रहा है। हाँ, वैसे बता तो सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच का रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, नीचे क्योंकि ऊपर वाली करंट ब्रांच नहीं में जा लगा रहा हुआ ना। है। हाँ, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में लगा हुआ है ना। क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मान लो अगर कोई ऐसा होता, एक और सर्किट होता ऊपर और एक और रजिस्टर ऐसे करके लगा होता और फिर यहां पर आपने एक और अमीटर लगा रखा होता और उसको लाके ऐसे जोड़ रखा होता, ठीक है? तो देखो अब ये रेजिस्टेंस है, हाई तो नहीं है, तो करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा। तो ये अमीटर, ये वाला अमीटर जो अभी तक टोटल करंट बता रहा था, अब ये सिर्फ इसी ब्रांच का करंट बताएगा, और ये वाला अमीटर ऊपर वाली ब्रांच का करंट बताएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस सर। क्योंकि दोनों रजिस्टर पैरेलल में आ गए हैं और पैरेलल में आते ही करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये लिखा हुआ करंट विल बी डिवाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया अगर डिवाइड हो गया तो जिस ब्रांच में जो अमीटर लगा हुआ है वो उसी का करंट बताएगा। अब आप कहेंगे अगर सर ऐसा हो तो हम टोटल करंट कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं, क्योंकि करंट डिवाइड हो गया है। ऊपर वाले अमीटर का करंट अलग मीजर कर लो, नीचे वाले अमीटर का करंट अलग मीजर कर लो, दोनों करंट को जोड़ लो। ऐड। समझ गए? और दूसरा तरीका क्या है कि देखो करंट किसने दिया था? बैटरी ने दिया था ना। तो एक अमीटर यहां लगा दो ना, सीधे सीधे करंट निकलते ही सीधे सबसे पहले कहां जाएगा? अमीटर में। तो अब ये वाला मीटर तो टोटल करंट बताएगा, आगे जाके कितना भी डिवाइड हो जाए क्या फर्क पड़ता है? यस सर। देखो यही छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जितना अपने घर में दिमाग में बसा लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं ये चैप्टर जितना बच्चों को वाहियात लगता है, जितना उनकी समझ से परे होता है, आपको चैप्टर उतना ही अच्छा लगेगा। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पास एक बच्ची है, वो टॉपर है इस साल की, नीट की टॉपर है, अलीगढ़ की टॉपर, लास्ट ईयर भी थी एक बच्ची थी, वो फिजिक्स में टॉपर थी, 99.79% लेके आई थी फिजिक्स में, और एएमयू में सिलेक्ट हुई थी। श्रुति वाश ने आपने देखा होगा। मैं एक बच्ची पे और काम कर रहा हूं इस साल, हालांकि 4 बच्चे मेरे पास नीट में सिलेक्ट होंगे मेरे, लेकिन वो एक बच्ची ऐसी है वो नीट में टॉपर निकलने वाली है अलीगढ़ में, और फिजिक्स में तो बेइंतहा मेहनत कर रही है। उसको ये चैप्टर नहीं आता है, वजह 10th में परखिच्चे खोड़ दिए जिस टीचर से वो पढ़ी थी, लंका डूब गई उसकी। तो कंपटीशन की बुनियाद यहीं से रखी जा रही है। जिसने 9th पढ़ा उसका 11th, बेटा 1 मिनट से कम टाइम रह गया, कभी भी कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है, रिकनेक्ट कर लेना। तो 9th से 11th टर्मिनेट हो जाती है और 10th से 12th टर्मिनेट हो जाती है, और 11th 12th की पढ़ाई कंपटीशन में टर्मिनेट हो जाती है। तो इसीलिए अपने बेसिक्स यहीं से क्लियर करके चलो, ये नहीं कि कंपटीशन की देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, आएगा तो कर लेंगे, तभी डिसाइड करेंगे, अभी 9th 10th ऐसी कर लेते हैं, 11th 12th में कहीं बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। कोई कोचिंग बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती, जिस जगह आप बैठो यहां से भर भर के सिलेक्शन निकलना है और उस लेवल का